पहले हम लोग बात करते हैं ठोस अवस्था में, नाम बोलते जा रहे हैं एक बार ऑब्जर्वेशन के तौर पे। ऐसा लगेगा कि तुम लोग पढ़े तो ही हो, एक बार याद रिवाइज करवा रहे हैं। जैसे ठोस की अवस्थाएं हो गई, तो ठोस की अवस्थाओं में प्रकार में बांटा जाता है, उसको वर्गीकरण के तौर पे देखते हैं कि ठोस कितने वर्गों में बांटा गया है। हालांकि ठोस को रियल में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में ही बांटा गया है। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें परमाणुओं का जो ज्यामिति मानी गई है, अणुओं की जो ज्यामिति मानी गई है, अवयवों की ज्यामिति जो मानी गई है, वह दीर्घपरासी कहा गया है। यानी उससे कहा गया है कि उनकी ज्यामिति में सारे कण कैसे होते हैं, समान होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय होते हैं उन्हें तोड़ने पर या उनके अवयवों को अलग करने पर वो कभी एक समान अवयव नहीं दर्शाते, कण नहीं दर्शाते, ठीक है, उसको लघुपरासी कहते हैं। दो ही शब्द याद रखना है, क्रिस्टलीय है तो दीर्घपरासी, अक्रिस्टलीय है तो लघुपरासी। क्लियर हो गया, इसमें कुछ तुमको कहना नहीं है। उसके बाद आते हैं उसके वर्गीकरण पे। तो वर्गीकरण में सबसे पहला अगर जो हम लोग वर्ग लेते हैं तो आयनिक ठोस का लेते हैं। इसमें धनायन और ऋणायन एक दूसरे से विद्युताकर्षण द्वारा या वैद्युताकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, क्योंकि विपरीत आयनों के बीच में प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। NaCl उसका बेहतरीन उदाहरण है। या धातु और अधातु यानी प्रबल धातु, जिसको हम क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, और इधर हाइड्रोजन, इनसे बना हुआ जो यौगिक है यह आयनिक यौगिक, आयनिक ठोस कहलाता है, क्योंकि ठोस अवस्था में पाया जाता है। दूसरा मैंने बताया था परमाणु ठोस, जिसको सहसंयोजक ठोस कहा है। परमाणु ठोस में या सहसंयोजक ठोस में बंध जो बने होते हैं वह सहसंयोजक बंध होते हैं। कभी कभी विशेष बंध होते हैं और कभी कभी सामान्य बंध होते हैं। जैसे सामान्य बंध में एकल सहसंयोजक बंध, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, द्विसहसंयोजक बंध, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, त्रिसहसंयोजक बंध, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। और इसमें उदाहरण के तौर पर एकल सहसंयोजक बंध हाइड्रोजन में, जिसको H2 कहें। द्विसहसंयोजक बंध प्रायः कार्बन डाइऑक्साइड में भी पाया जाता है और ऑक्सीजन में पाया जाता है। त्रिसहसंयोजक बंध नाइट्रोजन में पाया जाता है। क्लियर हो गया? लेकिन इसके अलावा भी तो बंध होते हैं, जैसे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध HCl में पाया जाता है, H2 में पाया जाता है। उसके अलावा हाइड्रोजन बंध जो मैंने कहा था वह हमेशा किसी ऋणावेशी परमाणु और उसके बाद हाइड्रोजन के बीच में एक बहुत ही दुर्बल किस्म का बंध पाया जाता है, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। यह H2O में खुद पाया जाता है और ये अणुओं से अणुओं के बीच में पाया जाता है। तो सहसंयोजक अणु को या ठोस को परमाणविक ठोस भी कहते हैं। तीसरा जो बात बताई गई थी वो क्या थी, याद आ रहा है? धात्विक ठोस और एक आणविक ठोस। आणविक ठोस का मतलब है परमाणु जुड़ कर Ci2, S8, P4 माने एक साथ ही जुड़े रहते हैं और ये अणु के रूप में रहते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोगों का जो मेन टॉपिक होता है वह है कि जो ठोस है वह किस सिस्टम में काम करता है। पूरे जगत का, पूरे यौगिकों को अगर ओवरऑल देखा जाए तो 7 सिस्टम में जुड़ा हुआ है। जैसे जो क्रिस्टल हम लोग देखते हैं ना, जो ठोस, वह 7 तंत्र से जुड़ा हुआ है। वो 7 तंत्र घनाकार हो सकता है, घनाभाकार हो सकता है, राम्बस हो सकता है, आर्थोराम्बस हो सकता है, मोनोक्लिनिकल ऐसा हो सकता है। उसमें हम लोग को एक मौलिक रूप से पढ़ना है, वो है घन सिस्टम। और घन सिस्टम की इकाई जो होती है उसको कहते हैं घन एकक कोशिका, यानी उसको क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, जो 3 तरह का होता है। बताए होंगे जालकों के आधार पर। अगर उसके जालक को देखा जाए तो जालक अगर सिर्फ कार्बन पे पाए जाते हैं, घन का कितना कोना होता है? 8 कोना। कितने कोर होते हैं? 12 कोर होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। ये ऑब्जर्वेटरी है, इसे तुम्हें याद रखना है। यह कहीं लिखवाने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं इसको लिखवाऊंगा तब तुम समझोगे, यह बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जैसे कुछ चीजें हम याद करके ही, अपने मन में रख करके ही उसको सीख सकते हैं। अगर सभी कोनों पर जालक बिंदु है तो उसको हम लोग सरल एकक कोशिका कहते हैं। अगर किसी के बीच में है, कार्बन पे तो होगा ही होगा, अगर बीच में है तो उसको काय केंद्रित कहते हैं। अगर उसके फलकों पर है, 6 फलक है, तो 6 फलकों पे है तो उसको कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका, है ना। उसको इसी के आधार पर जो तंत्र हमने जो ठोस लिया कितना रिक्त है उसकी गणना करते हैं, और रिक्तियों की गणना संकुलन दक्षता के आधार पर करते हैं।
संकुलन दक्षता का मतलब हो गया कि किसी एकक कोशिका में जितने परमाणु भाग ले रहे हैं, सरल एकक कोशिका में एक परमाणु भाग ले रहा है, काय केंद्रित में 2 परमाणु भाग ले रहा है, फलक केंद्रित में 4 परमाणु भाग ले रहा है, तो जगह तो कुछ घेरेगा ही और अलग अलग तरीके से घेरेगा। तो जो एकक कोशिका है उसके द्वारा घेरा हुआ स्थान यदि हम प्राप्त करते हैं तो उसको उसकी संकुलन दक्षता कहते हैं, जिसको हम लोग SCC की संकुलन दक्षता कैलकुलेट करते हैं। तो V ऑक्युपाई हो जाता है वॉल्यूम ऑक्युपाई बाई एटम्स एंड V सेल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाई 100 इन परसेंट फॉर्म। और इसको जब ज्ञात करते हैं तो SCC का 52% अप्रॉक्स पाया गया था। उसके बाद तुम लोग काय केंद्रित को पाए थे, उसमें भी एक फार्मूला लगाया गया था और उस समय तुम्हारा मिला था 68 अप्रॉक्स परसेंटेज में। बाद में उसको उल्टा घटा देना, 100 में से घटा दोगे सब रिक्तियां निकल जाएंगी। और FCC के लिए 74% अप्रॉक्स मिला था। अप्रॉक्स समझ रहे हो ना, लगभग, मतलब एक्यूरेट नहीं बोल रहा हूँ मैं, लगभग बात बता रहा हूँ। इसके बाद तुम लोग को इसमें सबसे बेहतरीन जो कैलकुलेशन था वो था A और R में रिलेशनशिप। ये बहुत बार पूछा जाता है, ए आर रिलेशनशिप SCC में याद करो, ए का रिलेशनशिप कितना था, 2R के बराबर था, याद आया। BCC में कितना था, ए का रिलेशनशिप 4R/√3 और उसी को जब FCC में ले गए थे तो ये इक्वल टू 4R/√2 इस तरह से उसको ज्ञात किए थे। और तब तुमको निकालना था घनत्व और जो उसमें भाग लेने वाला ठोस है उसके आणविक संबंध यानी अणुभार का संबंध, अर्थात D और M का संबंध। याद है ना, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये तो सबको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल फार्मूला है कि अगर हम घनत्व लेते हैं तो घनत्व का हो गया मान पूरा द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान अगर हम एकक कोशिका के लेवल पर या किसी ठोस लेवल पर देखें तो वहां पर पूरे परमाणु को गिनेंगे, पूरे परमाणु में कितना भार होगा वो गिनेंगे, तो वहां याद होगा जेडएम लिखते होंगे। D बराबर जेड मतलब उस परमाणु की संख्या जो SCC FCC BCC में भाग ले रहा है, चाहे 1 है 2 है 4 है, तो Z इंटू M मास ऑफ वह एटम जिसका प्रतिभाग उसमें हुआ है यानी मास ऑफ एटम हो गया, अर्थात ZM अपान A क्यूब। जो एकक कोशिका लिए उसके कोर के आधार पर उसका आयतन निकाला जाता है। घन का आयतन कितना होता है, भुजा पर 3 घात यानी A पर 3 घात इंटू अवगाद्रो संख्या N इंडेक्स। इस फार्मूले पर तुम कई गणनाएं किए थे, क्लियर हो गया। उसके बाद तब हम लोग का एक टॉपिक मिला था जिसमें दोष के बारे में पढ़ा गया था, घन दोष के बारे में। सबसे पहले बिंदु दोष था, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, एक रेखा दोष था और एक पूरा तल दोष था। जैसे बिंदु दोष का मतलब ये हो गया, साटकी और प्रैक्टिकल में तुम लोग अच्छा से समझे थे कि कभी कभी परमाणु निकल करके कहीं चला जाता है, निकल करके वहां से चला गया, निकल के चला गया, कभी कभी निकल के जाता नहीं है, उसी के किसी और जगह फंस जाता है, तो घनत्व में कमी नहीं आती है। और ये साटकी दोष में और फ्रैंकल दोष में, साटकी दोष में NaCl में मिला था जिसमें घनत्व में कमी आई थी, और साटकी दोष में क्या हुआ था, फ्रैंकल दोष में AgCl में मिला था, जिसके वजह से जो धनावेश था वो जाकर के ऋणावेश में फंस गया था, यानी घनत्व में कमी नहीं आई थी। क्लियर हो रहा है। उसके बाद से वर्ण केंद्र याद आया, कभी कभी जाता तो परमाणु इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ के चला जाता है, इसकी वजह से पूरे कोश का रंग बदल जाता है, और उस पॉइंट की वजह से रंग बदल रहा है, इसलिए उसको वर्ण केंद्र कहते हैं। और याद है ना उसको क्या नाम दिया गया था, फार्वेंजेंट्रम। उसको सादा छोटे शब्द में फार्वे भी बोलते हैं, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रंग परिवर्तन, रंग से जुड़ा हुआ मैटर था। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने प्लेन उसके आगे जो देखे थे वो अशुद्धि दोष था, और अशुद्धि दोष को हम कहीं और जोड़ दे रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अनुचुंबकीय यानी चुंबकीय ठोस, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौहचुंबकीय, प्रतिलौहचुंबकीय और फेरी इतने प्रकारों के बारे में हमने देखा था। और अंत में था कि अशुद्धि दोष के आधार पर अर्धचालक को कैसे बढ़ाया घटाया जा सकता है। किसमें 13वें समूह के सदस्यों को जोड़ेंगे सिलिकॉन के साथ, और किसमें 15वें सदस्यों को, जब 15वें को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, N और P में क्या बनेगा याद आ है, N बनेगा निगेटिव सेमीकंडक्टर और P मतलब होता है पॉजिटिव सेमीकंडक्टर। आपका सॉलिड स्टेट का ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया। ऐसे पढ़ोगे ना तो मुझे जहां तक पूरा उम्मीद है कि फिर मैं विलियम का ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं,
बिलियन में ऑब्जर्वेशन के तौर पर पहला बिलियन किसे कहते हैं? और हमें लग रहा है कि तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, बड़ा मजा आ रहा होगा। बिलियन किसे कहते हैं? तो बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी रूप से मिला देते हैं तो जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है उसे बिलियन कहते हैं। जैसे हवा तो याद ही है, या चीनी पानी का बिलियन याद आ गया है। इस तरह से बहुत सारे विलयनों के बारे में तुम जानते हो। विलयन यदि है तो विलायक और विलेय कन्फर्म हो गया कि जो घुल जाता है वो विलेय है, जो घोल देता है वो विलायक है। उसके बाद विलेयता 100 ग्राम विलायक में अगर विलेय डालते हैं और उतना डालते हैं जितना कि वह संतृप्त अवस्था में जाने लायक हो जाए तो उस अवस्था को ही उसका विलेयता कहते हैं। सॉल्युबिलिटी पावर है, एक तरह से क्षमता माना गया है। उसके अलावा उसके बाद हम लोग विलयन के प्रकार को चेक करते हैं। प्रकार में संतृप्त और असंतृप्त हो गया। संतृप्त और असंतृप्त के बाद असंतृप्त में ही हम प्रकार बांटेंगे। संतृप्त तो खत्म हो गया, संतृप्त मतलब शांत, अब उसके कोई प्रकार नहीं बनेंगे। लेकिन असंतृप्त में तंग और शांत हो गया। शांत वह अवस्था बताए होंगे जो अब संतृप्त की तरफ जा रहा है, और तंग वह अवस्था है जिसमें अभी हम शुरुआत किए हैं, अर्थात विलेय डालना अब प्रारंभ किए थे। तो इस तरह से तंग और शांत हो गया। तंग और शांत के अलावा अवस्थाओं के आधार पर 9 प्रकार बताए थे, तुमको याद हो, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्रम से दोनों अवस्थाओं को ध्यान में रखेंगे। विलेय और विलायक का पहले हम ठोस से शुरू करेंगे, तो ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। फिर द्रव याद करेंगे, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में। फिर गैस याद करेंगे, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में। 9 के 9 प्रकार तुम्हारे सामने पहुंच जाएंगे। इस तरह से हम चाहे तो विलयन का प्रकार डिसाइड कर लेंगे और तब जाकर के विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने वाली कुछ पद्धतियों के बारे में जानेंगे, जिसमें भौतिक पद्धति है और एक रासायनिक पद्धति है। पद्धति का मतलब होता है विधि। पद्धति का मतलब ये समझ लेना कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूँ, डाल्टन नहीं हूं मैं, ना ही मैं डाल्टन का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ वो तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा हूँ। तो इसमें हो गया विलयन के गुण को प्रदर्शित करने की जो 2 पद्धतियां, 2 विधियां हैं, उसमें वो सांद्रता व्यक्त करता है कि कितना विलेय पदार्थ उसमें डाले हैं और कितना वह गाढ़ा बना है। उसमें सबसे पहले भार प्रतिशतता था, भार आयतन प्रतिशतता रहा, आयतन प्रतिशतता रहा, और सबसे महत्वपूर्ण था पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, क्योंकि उसमें 100 के जगह 10 पर घात 6 लगा दिया जाता है। 100 हटा दिया जाता है, 10 पर घात 6 लगा दिया जाता है, और यह बहुत छोटी मात्रा को निकालने का एक साधन है। उसके बाद अगली जो सिस्टम है वो है रासायनिक विधियां, जिसमें सांद्रता या शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्रामों की संख्या को उसकी सांद्रता कहते हैं, यानी उसका मात्रा ग्राम प्रति लीटर होता है। उसके बाद मोलरता है, किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और उसका मात्रा मोल प्रति लीटर होता है। नार्मलता, किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की संख्या को उसकी नार्मलता कहते हैं, इसका मात्रक तुल्यांक प्रति लीटर होता है। मोललता, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं, और इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। और अंत में है मोल प्रभाज, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी विलयन के अवयवों में एक अवयव का मोल प्रभाज उस विलयन के मोलों की संख्या और उस विलयन के एक अवयव के मोल की संख्या और उस विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात विलयन में जितने अवयव होते हैं उसमें हर अवयव का अलग अलग मूल प्रभाज निकाला जाता है। जैसे हम विलय का मूल प्रभाज देखें तो विलय का मूल प्रभाज बराबर विलय के मूलों की संख्या बटे विलय के कुल मूलों की संख्या। विलय का मूल प्रभाज बराबर विलय का मूल संख्या बटे विलय के कुल मूलों की संख्या। यही था ना, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन कैपिटल एन हो गया प्लस के साथ। और अगर विलायक लेते हैं तो कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो गया। क्लियर हो गया। इसके बाद तब लोगों का इसके अणुसंख्य गुणों की बात किया जाता है। अणुसंख्य गुण सबसे जो इसमें मेन टॉपिक है वह है परासरण तथा परासरण दाब। क्लियर हो रहा है दिमाग में? परासरण के लिए मैंने बताया अपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलायक से विलयन की तरफ होने वाले प्रवाह की क्रिया को परासरण कहते हैं। इसमें जिस दाब की आवश्यकता होती है उसे परासरण दाब कहते हैं। और अर्धपारगम्य झिल्ली अगर हटा देते हैं तब सांद्र से तंग की तरफ जो बहाव होता है उसे विसरण कहते हैं। इसमें किसी दाब की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जो प्रोसेसर कमजोर हो रहा है, धीरे धीरे काम नहीं कर रहा है और देख रहा है ढीला हो जा रहा है ना, तो इतना तेज बोल जाएगी कहाँ शब्द में नहीं आएगा, बैठ में नहीं करेगा। तो शब्द बैठा हो, मैं कौन कह रहा हूँ कि एक बार बोलूंगा, इतना बार बोलूंगा तुम कहने लगोगे कि नहीं बोलिए ना, धीरे धीरे बाल झड़ जाएंगे, बचेंगे थोड़े। और देखो कुछ लोगों के बाल अब झड़ने भी लगे हैं। सुनो
जितना तेज तुम याद करने की कैपेसिटी रखोगे, जितना तेज तुम याद करने की कैपेसिटी रखोगे, जितनी बात तेज सुन सकोगे उतना। जैसे टाइपराइटर देखे हो ना, टाइपराइटर जो टाइप करने वाला होता है, जब वो हाई स्पीड में टाइप करता है तो वह टाइप बिना देखे करना शुरू कर देता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब वो बिना देखे, वो कहाँ देखेगा? जहां उसका मैटर है उस किताब में देखेगा, हाथ उसका चल रहा है अपने आप। वैसे ही जब तुम तेज सुनना शुरू कर दोगे ना, तो तुम्हारा जुबान, आवाज बाहर जाए या ना जाए, लेकिन तुम्हारी जुबान जो है वो अब चलना शुरू कर देती है। और जितना तेज जुबान चलता है उतना ही तेज दिमाग चलता है। देखे होगे ना, अगर इसको देखे होगे तो बहुत अच्छा तरह से देखे होगे। अगर यार ये शुरू कर रही है, अगर एक मुठ पात्र बड़ा तेज गरिया होती हुई, अजय मुठ वाला नहीं करिए, का लोढ़ा दबल तो है नहीं। ये अक्सर सुनते हैं, एक मुठ पात्र बड़ा गाड़ी देती हुई, नहीं कहें भाई आप पुरुषों के लिए नहीं लागू होता है, लड़का तो नहीं कहें कि हाँ एक बड़ा पात्र भाई गरिया होता है, जबकि सुटुर हो गए जाते हैं। लागू तो उन्हें भी होता है, लेकिन बदनाम जो है उसको तो कहेंगे ही कहेंगे। अब आई बात जिसमें हम बात करना चाह रहे हैं, परासरण की क्रिया को स्पष्ट करने वाले जो बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक की नाम हम लोग लेते हैं, जो लिखवाए नहीं है, उनका नाम था फीफर। इन्होंने फीफर नाम था, फीफर, हाँ फीफर, PFIFR, फीफर उसको कहते हैं, FP साइलेंट था। उन्होंने जो गुण स्पष्ट रूप से लिखित नहीं दिया, उसको वार्नथाप ने लिखित दे दिया। कहा किसी और ने और किया किसी और ने। जैसे कहते हैं कि एक ग्रुप में टीम वर्क करती है ना, बहुत सारे लोग एक में काम करते हैं तो रिसर्च होता है, उसमें कई तरह के लोग होते हैं। एक आदमी होता है जो चीनी की तरह होता है, ध्यान देना, चीनी की तरह होगा और कोई कुछ भी उसको कहता रहे, वो अपना टारगेट उसी को रखता है जिसको उल्लू बनाना है, उल्लू बनाएगा और वो मिठास देता रहेगा, बोलता रहेगा। मतलब उसका टारगेट हुआ है, वो कुछ भी उसके ऊपर नहीं, वो ऐसा करता है कि तुम उसके मिठास में भर जाते हो और तुमको उल्लू बनाएगा, वो अपना काम कर जाता है। बहुत ही उसको गाली भी ना दीजिए। एक होता है जो तीखा होता है, तीखा भी तो एकदम बिल्कुल मिर्चा की तरह कड़वा होता है, तो वो अपना काम अगर करवाना है तो वो वहां जाएगा जहां वो कुछ भी नहीं करेगा तो वो गरी आता रहेगा, कुछ भी नहीं कहेगा तो नहीं कुछ कहता रहेगा, मैंने कुछ कहता रहेगा, अच्छा से उसके शब्द नहीं निकलेंगे, लेकिन वो बड़ा सच्चा होता है। इसलिए उसको वहां रखा जाता है जहां पर बात, जैसे कहते हैं ना कि किसी को अगर पैसे से समझा के नहीं मना सकते उसको लतिया के मनाओ, वहां आदमी वहां काम करता है। और एक होता है नमकीन, कहीं एडजस्ट कर जाएगा, जहां डालो वही ना, वो कहीं एडजस्ट कर जाएगा और अपना काम निकलवा ही लेगा। और एक इंसान होता है हल्दी की तरह, हाँ काम तुम लोग करो, हल्दी का है ऐसे डाल दो, अपना थोड़ा सा रंग दिखा करके सारा क्रेडिट अपने ले लेगा, हमें तो किए हैं, यही होता है। तो हम लोग वास्तव में काम तो हल्दी का ही करते हैं। देख लो, चाहे कितना हो, देखे हैं खाना खिलाते समय खाना बनाया किसी और, खिलाया किसी और, वो पानी चला रहा, पानी चाहिए मतलब ऐसा लग रहा सारा यही कर रहा है, मतलब जितना सेवा है ये यही दे रहा, बाकी कोई जो खाना खिलाया कुछ नहीं है, जो ऐसा होता है। चलिए ठीक है, तो वार्नथाप ने अपना नियम दे दिया। वार्नथाप का नियम जो है वो तो जानते हो, बायल के नियम के साथ और चार्ल्स के नियम के साथ टाइप था, P प्रोपोर्शनल C प्रोपोर्शनल T। P प्रोपोर्शनल C है तो बायल है, P प्रोपोर्शनल C है तो बायल के वार्नथाप से जुड़ा है, और P प्रोपोर्शनल यदि T है तो चार्ल्स से जुड़ा है। इसको P प्रोपोर्शनल C के साथ अगर जोड़ते हो तो C को N/D भी करते हैं, याद है 1/D कर सकते हैं, तो P बराबर K के साथ उसको टाइप कर देते हैं। और वही P प्रोपोर्शनल T गैस में गैस दाब परम दाब के अनुक्रमानुपाती होता है, और यहाँ क्लियर है तो परासरण दाब परम दाब के अनुक्रमानुपाती होता है, और दोनों को मिला करके तुमने एक आदर्श गैस समीकरण तैयार किया था, जिसको PV बराबर NRT कहते हैं। यह वार्नथाप के समीकरण से क्रिएट किया गया था। क्लियर हो गया? इसमें परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए एक उपकरण का नाम आया था, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में इस बात नहीं शामिल किया गया है, नहीं तो उसका एक चित्र बनाया जाता था, और उस चित्र में एक स्टील की बॉडी बनाई जाती थी, उसमें डायफ्राम लगाया जाता था, एक तरफ स्टील टिप था, एक तरफ पॉइंट नली थी जिसको केशिका नली कहते हैं,
फिर उसके बीच में कॉपर फेरोसाइनाइड का अर्धपारगम्य झिल्ली जिसको ट्राम ने तैयार किया था वो आदर्श झिल्ली लगाया जाता है। फिर उसके बाद प्रेशर नापा जाता है कि विलायक किस प्रेशर से विलयन में प्रवेश कर रहा है, अर्थात परासरण दाब उसे मेजर हो जाता था और वह परासरण दाब उसी पदार्थ के द्रवस्थितिक दाब के बराबर होता था। द्रवस्थितिक दाब अर्थात P बराबर H/D लिखवाए थे। अरे जितना गहरा द्रव लिए हैं वह उसकी गहराई और द्रव जो लिए उसका घनत्व, अगर इसका गुणा कर देते हैं तो द्रवस्थितिक दाब हो जाएगा। इस तरीके से वह प्रेशर गेज की सहायता से परासरण दाब ज्ञात किए थे जिसका नाम था वर्कले हर्टले उपकरण। उपकरण का नाम था वर्कले हर्टले उपकरण और इससे परासरण दाब ज्ञात हो गया। क्लियर? परासरण दाब ज्ञात होने के बाद आदर्श गैस समीकरण और आदर्श गैस समीकरण वांट हाफ को मैंने बताया है कि कहां कहां लागू हो सकता है। विरुद्ध अनअपघट्यों पे लागू होता है, अवाष्पशील पदार्थों पे लागू होता है, तल विलयनों पे लागू होता है। जहां संगुणन होगा वहां नहीं लागू होता है, जहां वियोजन होगा वहां लागू नहीं होता है और यहां तक कि विद्युत अपघट्यों पर भी नहीं लागू होता है। लिमिटेशन क्लियर हो गया? इसके बाद तक तुम अणुसंख्यक को स्पष्ट करने वाले 3 नियमों को देखे थे। वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और उसमें सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती दौर पे वाष्प दाब का अवनमन ही है। इसमें विलयन यानी विलायक और विलयन के वाष्प दाबों के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं और वाष्प दाब के अवनमन को यदि विलायक के परासरण दाब से भाग दे देते हैं तो जो अनुपात प्राप्त होता है उसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। राउल्ट के नियम से यह अपेक्षिक अवनमन वाष्प वाला मूल प्रभाज के बराबर होता है, वो भी किसके? विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यानी P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N प्लस कैपिटल N। काफी में तुम्हारे कहीं देखे होंगे। इसके बाद तुम्हारा दूसरा उसी में एक नियम और ठोका गया है, वो बताया गया है कि विलयन का परासरण दाब उसी विलयन के विलायक के मूल प्रभाज के अल्पक्रमानुपाती होता है, अर्थात PS प्रोपोर्शनल कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N और प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो PS इक्वल टू P0 इंटू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N ये होता है। राउल्ट के नियम का भी सीमाएं वही है जो वार्ड हाफ के नियम का सीमाएं है। राउल्ट के नियम में भी अवाष्पशील पदार्थों पर ही लागू होगा, उसका भी ले लेंगे तो, या विरुद्ध अनअपघट्य पदार्थों पर ही लागू होगा, कण विलयन पर ही लागू होगा और यह एसोसिएशन डिसोसिएशन पर लागू नहीं होता, यानी संगुणन और वियोजन पर लागू नहीं होता। फिर तब उसको क्वथनांक के उन्नयन से जोड़ते हैं। विलयन और विलायक के क्वथनांकों के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं और यह परासरण दाब वाष्प दाब के अवनमन के अनुक्रमानुपाती होता है। चूंकि वाष्प दाब का अवनमन मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है इसलिए क्वथनांक का उन्नयन मूल प्रभाज के भी अनुक्रमानुपाती होने के नाते इसे अणुसंख्यक गुण कह सकते हैं, काफी में है। उसके बाद अगला है हिमांक का अवनमन और हिमांक के अवनमन में उसी तरह की बात कही गई है। विलायक और विलयन के हिमांकों के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं और हिमांक का अवनमन भी वाष्प दाब के अवनमन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक उसी तरह वाष्प दाब का अवनमन चूंकि मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है तो हिमांक का अवनमन मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती हो गया और यदि एक प्रकार का अणुसंख्यक गुण प्रदर्शित करता है। और इन दोनों नियमों के आधार पर एक अलग से सूत्र तैयार किया गया है, वह है मूलल उन्नयन स्थिरांक और मूलल अवनमन स्थिरांक। इसके बारे में मुझे यहाँ डिस्कस करना होगा। यहाँ आते हैं मूलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। तो जानते तो हैं, इसके बारे में पता तो है। एक मिनट में कर लो।